हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तनवीर अंसारी और आप देख रहे हैं हमारे ब्यूटीफुल सा चैनल स्टूडेंट स्टडी क्लासेस। आइए हम लोग आज अपने एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप सभी उसे जाकर एक बार जरूर से देख लें। आज का हमारा टॉपिक है नंबर 6 में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम कहते किसे हैं और इसके कहाँ कहाँ पे उपयोग है ये भी हम जानेंगे। आइए, वह संख्या स्वयं से विभाज्य हो या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक से और स्वयं मतलब खुद से विभाज्य हो। विभाज्य हो मतलब डिवाइड हो, या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, यानी जिसका दो फैक्टर हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं जैसे में हम जानेंगे इसके एग्जांपल्स को। आइए इसके डिफिनेशन से हम कुछ एग्जांपल्स को निकालते हैं। क्या हमारा एक अभाज्य संख्या होगा? आइए इसे देखते हैं। एक का जो फैक्टर होगा वो एक होगा और इसके कोई नहीं। लेकिन हमारा कह रहा है वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाज्य है, या जिसका केवल दो गुणनखंड होना ही चाहिए, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। आइए, क्या दो होगा? जी, दो एक से भी कटता है और खुद से भी कटता है। क्या ये किसी और से कटता है? नहीं कटता है। इसके कितने गुणनखंड है? जी, दो गुणनखंड है। अगर ये दो गुणनखंड है तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। क्या तीन एक से कटता है और स्वयं यानी खुद से कटता है। इसके क्या और कोई गुणनखंड होंगे? नहीं होंगे, तो ये भी हमारे अभाज्य संख्या है। चार एक से कटता है, दो से कटता है और चार से कटता है। लेकिन हमारे परिभाषा में बोल रहा है वह संख्या जो एक से और स्वयं से कटे और किसी से ना कटना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, ये दो से भी कट रहा है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। दूसरा डिफिनेशन में जिसका केवल दो गुणनखंडन हो लेकिन इसके तीन गुणनखंडन है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। आइए, क्या पांच हमारे अभाज्य संख्या होंगे? जी, ये एक से कटते हैं और खुद से कटते हैं। क्या ये और किसी से कटेंगे? जी नहीं कटेंगे। जब ये नहीं कटेंगे तो ये हमारे क्या होंगे? अभाज्य संख्या होंगे। इसी तरह हमारा 6 नहीं होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसी तरह और भी हमारे अभाज्य संख्या होंगे। आइए हम जानते हैं अभाज्य संख्या के यूज हम कहाँ पे करते हैं। अभाज्य संख्या के यूज हम लोग एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बनाने में करते हैं। किसी भी लघुत्तम समापवर्तक को बनाने के लिए हम अभाज्य संख्या से ही उसे डिवाइड करते हैं। आइए इसके कुछ सवाल को देखते हैं और इसके कुछ पॉइंट्स को नोट करते हैं। बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि प्रथम सम अभाज्य संख्या क्या है? प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन है? तो प्रथम सम अभाज्य संख्या हमारा 2। प्रथम सम अभाज्य संख्या
कौन है वो? 2। अब आप इस पे एक गौर कीजिएगा हमारी बात पे। 2 के अलावा जितने भी हमारे अभाज्य संख्या आएंगे वो सभी के सभी विषम संख्या होंगे, यानी कि ऑड नंबर होंगे। आप चाहे जितना बड़ा से बड़ा भी ले लें, उसमें जो भी आएंगे वो हमारे ऑड नंबर ही होंगे। 2 एक केवल ऐसा है जो सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या भी है। 2 के अलावा और कोई भी आपको अभाज्य संख्या ऐसा नहीं मिलेगा जो कि सम संख्या हो। ओके, आइए प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन होगा? तो 2 के बाद 3। 3 क्या विषम संख्या है? जी हाँ है। विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो इसके नोट्स करते हैं। प्रथम विषम अभाज्य संख्या। प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। फिर उसके बाद आपका आता है प्रथम अभाज्य संख्या कौन है? तो प्रथम अभाज्य संख्या हमारा कौन होगा? 2 होगा। तो आइए इसको भी हम नोट्स कर लेते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या कौन है? 2। उसी तरह हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन है? तो वो हमारा 2 है। छोटी अभाज्य संख्या 2। आइए हम इसके कुछ सवाल को भी करते हैं जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसे इरेज करता हूं। बिहार बोर्ड में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है जिसमें एक कहा जाता है प्रथम सम अभाज्य संख्या और प्रथम विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो उसके क्वेश्चंस को हम करते हैं, ठीक है। सम प्रथम विषम ऑप्शन 4, 9, 5, 6। क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम सम अभाज्य संख्या। प्रथम सम अभाज्य संख्या। आप लोगों को मैं एक नोट्स कराया था पॉइंट में कि प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन होता है? 2। और प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सा? विषम अभाज्य संख्या। प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन होता है? 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा? 2 3 6। हमारा आंसर। आइए और भी इसके क्वेश्चंस को करते हैं। कह रहा है 2 लगातार अभाज्य संख्या का मसा। अब आप जो भी संख्या उठाएंगे वो 2 लगातार ही उठाएंगे। जैसे मैं पहले लेता हूं 2 और उसके बाद इसका अभाज्य संख्या कौन होगा? 3। इन दोनों का मशा यानी HCF क्या होगा? तो 2 से मैं 3 को डिवाइड करता हूँ। 2 1 2 1। अब ये 2 यहाँ आएगा। 1 2 2। हमारा मसा क्या होगा? अब आप लोगों को ध्यान देना है कि मसा इसमें से कौन होगा।
मशा ये होगा, ये होगा, ये होगा, या फिर ये होगा या ये। तो देखो लास्ट में जिससे कटता हो वो उसका मसा कहला। जितने बार में कटता हो वो नहीं, ठीक है। जिससे कटता हो, तो जिससे किससे कटता हो, एक से कटा है, ये मसा एक से कटा है, तो इसका मसा क्या होगा, एक होगा। तो हमारा आंसर ये होगा। आइए हम एक क्वेश्चन को और करते हैं। क्वेश्चन नहीं बल्कि हम उसको पॉइंट में लिख लेते हैं, ठीक है। हम ऐसे याद रखिए। बिहार बोर्ड पूछता है दो लगातार या दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मशा एक हो, ठीक है। आप कोई भी संख्या ले लोगे, जैसे कि मैं एक 5 लेता हूं, एक 11 ले लेता हूं और एक 29 ले लेता हूं, ओके। मतलब कोई भी आप ले लो, दो लगातार लो या फिर जहां तहां से ले लो। फिर बोल रहा है दो से अधिक यानी 3 ठो 4 ठो, कोई भी अभाज्य संख्या लो, उसके CFT का लो। आपको क्या नजर आएगा कि उसका जो मसा आएगा वो एक ही होगा। आइए हम इसको देखते हैं। तो छोटे से बड़े को डिवाइड किया जाता है, 10, ये कटा नहीं, ये 5 यहाँ आ जाएगा। अब बताइए 1 5 या 5, इसका HCF क्या होगा, एक होगा। अब एक से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो मसा इन दोनों का आया है उससे अब इसको डिवाइड करेंगे। एक से 29 को डिवाइड कीजिए, 2 बार में 0, फिर 9, फिर 9 बार में 9। इसका मसा क्या होगा, एक, मसा एक, ठीक है। चलिए परिभाषा इसका कहता है भाज्य संख्या वह संख्या जो एक से, स्वयं से यानी खुद से तथा किसी और संख्या से भी विभाज्य। या फिर इसका एक और परिभाषा होता है जो हम यहाँ पे लिखते हैं, वह संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। एक, ये सिर्फ एक खुद से कट रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है दो से अधिक गुणनखंडन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसका एक ही है, तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। आइए आगे देखते हैं। क्या दो का क्या है, एक और दो, यानी कि ये दो से, इसके गुणनखंडन कितने हैं, दो है, ये भी हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। 3, एक से, 3 से, क्या और किसी से नहीं, ये भी हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। आइए 4 देखते हैं। 4 दो से, सॉरी एक से, दो से, 4 से, इसके गुणनखंड की संख्या कितना है, दो से अधिक है, जी हाँ। ये एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, किसी और संख्या से भी कट रहा है, जी हाँ कट रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, ओके। आइए 5 को देखते हैं। 5 एक से कटेगा और खुद से कटेगा, इसके गुणनखंड की संख्या कितने हैं, दो से अधिक है, जी नहीं। 6, 1, 2, 6, ये कितने, इसके कितने हैं, ये खुद से कट रहा है, एक से कट रहा है और भी किसी संख्या से कट रहा है, यानी इसके दो से अधिक गुणनखंडन है, तो ये भी हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। आइए इसके एग्जांपल्स को लिख लेते हैं एक बार। इसके अब जो एग्जांपल्स होंगे वो होंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और भी इसके होंगे। इसके कुछ सवाल आते हैं जिसके हम पॉइंट्स पे कुछ लिखते हैं, उसके बाद इसके सवाल को करेंगे। इसमें हम देखेंगे
भाज्य संख्या का सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा भाज्य संख्या। जी इसमें सबसे छोटा कौन है? 4। अगर हम प्रथम बोले तो भी 4 होगा। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। प्रथम भाज्य संख्या, हमारा प्रथम भाज्य संख्या कौन है बाबू? 4। प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या कौन होता है? जी 2। इसके गुणनफल क्या होंगे? तो 4 2 8, हमारा आंसर ये। अगर हमसे ये पूछ ले कि प्रथम भाज्य संख्या और प्रथम अभाज्य संख्या का माशा क्या होगा, HCF क्या होगा, तब हम क्या करेंगे? तो 2 और 4 का डिवाइड करेंगे। 2 2 4, हमारा मसा क्या होगा? ये किए तो जिससे कटे वो मसा, जितने में कटे वो नहीं। ठीक है, तो किससे कटा? 2 से कटा, तो हमारा मसा क्या होगा? मसा 2। ओके, आइए हम अपने अगले टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या ठीक है, आइए अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लिखेंगे। आप 1 से लेकर 100 तक गिनती को लिखोगे और उसमें जो अभाज्य संख्या होगा उसे क्या करना है? आपको निकालना है और देखना है उसमें कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, फिर उसमें उसी में आप भाज्य संख्या को देखोगे, उसमें भाज्य संख्या देखोगे। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स आते हैं जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 1 से 100 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्या 25। ठीक है, अब देखो 1 से 100 तक की गिनती में आपने 25 अभाज्य संख्या निकाल लिया, तो भाज्य संख्या इजीली निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 में से 25 तो गया है ना, और एक आपका सह अभाज्य संख्या यानी 26 निकल गया, तो आपका कुल कितने संख्या बचे हैं? 74। 1 से 100 तक गिनती में कुल भाज्य संख्या कितना होंगे? 74। ओके, हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या। यानी रियल वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है।
इसके एग्जांपल्स को जान लेते हैं, ठीक है। जैसे में होंगे 5 - 3 7.24 8/12 1/3 5 1.24 परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके एग्जांपल्स ये रहे। जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे तो थोड़े डिटेल्स में जाएंगे, जिससे हमें ये सारे संख्या के बारे में समझ में आएगा। ओके, आइए हम इसे इरेज करते हैं। हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये भी जानते हैं। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखे लेकिन q बराबर 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा है जिसका पूर्ण वर्गमूल उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए लेकिन q बराबर 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। या फिर जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, यानी पूरा वर्गमूल निकला हो। ठीक है, रूट में अगर कोई संख्या है तो उसे हम वर्गमूल निकाल के देखेंगे। ठीक है, और अगर उसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, आइए इसके एग्जांपल्स को जानते हैं। जैसे 5/8 3 6.84 8.14, ठीक है, √16 √12/√3 डॉट। ओके, अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। उससे पहले हम इसे गौर कीजिए। √12/√3 इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखो, इसको हल करेंगे तो उसके बाद इसका पता चल जाएगा कि ये कौन संख्या है। ठीक है, इसे से हल करेंगे आप तो देखेंगे 4 का 2 हो जाए, √3 ये हमारा 2 आ गया। तो ये हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये छुपा हुआ। ठीक है, परिमेय संख्या के कुछ पॉइंट्स हैं, उसको भी हम जानते हैं। ठीक है, आइए दो परिमेय संख्या के बीच का परिमेय संख्या एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, a + b। ठीक है,
अगर कोई संख्या ए परिमेय है और दूसरा भी संख्या है जैसे वो भी परिमेय है, तो उसके बीच में भी जो संख्या होगा वो भी परिमेय ही होगा। ठीक है, तो जानते हैं जैसे a बराबर हमारा कोई संख्या है 5, b बराबर जो है वो है 8। अब इन दोनों के बीच में 5 और 8 के बीच में जो संख्या है वो परिमेय है या अपरिमेय, इसकी पुष्टि की। तो हमारा फॉर्मूला है 5 प्लस 8/2, 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 13/2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6.5। ठीक है, इसी तरह हम जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो p बाई q के रूप में ना हो या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आइए जानते हैं, जैसे हो गया पाई प्लस 2, ठीक है, √5 √18 1.12 ओके। एक और संख्या आता है जिसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, ये सारे संख्या हमारे अपरिमेय है। ठीक है, आइए हम जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में अक्सर बिहार बोर्ड पूछा जाता है। तो उसके एक चार्ट बनाते हैं और उससे आप लोगों को समझाते हैं कि क्या रिलेशन होगा। ओके, आइए संख्या और संख्या के बीच संबंध। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो इसलिए परिमेय संख्या के लिए हम लोग r और अपरिमेय संख्या के लिए IR का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, जब अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तब हमारा क्या रिलेशन होगा, जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तब हमारा क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में जानते हैं। सॉरी,
परिमेय के लिए हम लोग आर लेते हैं, ठीक है, आर प्लस आर, तो हमारा हमेशा होगा रेशनल, ठीक है, इरेशनल प्लस इरेशनल, तो हमारा हमेशा होगा इरेशनल, ठीक है। जब हम लोग रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो हमारा होगा इरेशनल, ठीक है। आइए रेशनल से रेशनल घटाएंगे तो हमारा होगा रेशनल, इरेशनल से इरेशनल घटाएंगे तो हमारा होगा इरेशनल, रेशनल से इरेशनल घटाएंगे या इरेशनल से रेशनल घटाएंगे तो हमारा होगा इरेशनल, ठीक है। रेशनल में रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल होगा, इरेशनल से इरेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इरेशनल होगा, रेशनल से इरेशनल में मल्टीप्लाई कीजिए या इरेशनल से रेशनल में तो हमारा हमेशा होगा इरेशनल, ठीक है। आइए रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो रेशनल होगा, इरेशनल से इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशनल या इरेशनल, ठीक है। फिर उसके बाद रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे या इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा इरेशनल या रेशनल, इरेशनल से रेशनल को घटाने पे भी रेशनल या इरेशनल होगा, ओके, इसमें भी सेम होगा, रेशनल इंटू इरेशनल करेंगे तो इरेशनल। तो यहीं तक रहा हमारा आज का टॉपिक और आज का डिस्कशन। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि इसमें से कोई भी सवाल छूट चुका है आज का टॉपिक में तो आप हमारे कमेंट्स में जाकर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल वाले बटन बेल वाले बटन पे जाकर के क्लिक कीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।